मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, सुना भी होगा आप लोगों ने, इसका नाम सुना है? क्या मतलब होता है मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस? सबसे पहले तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है एसेप्सिस, इससे क्या समझते हो आप लोग? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं सेप्सिस की, तो सेप्सिस का मतलब क्या होता है? जिसमें इन्फेक्शन पाया जाता है, वेरी गुड। देखो सेप्सिस जो है ना, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सरफेस है, कोई भी बॉडी फ्लूइड है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है जो इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, कॉन्टाजियस है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को, सरफेस को, फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे? सेप्टिक। क्या बोलेंगे? सेप्टिक। और जो ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की प्रोसेस उसके अंदर हो रखी है या कंटिन्यूसली हो रही है, ये क्या कहलाती है? सेप्सिस। इसी से मिलता जुलता वर्ड है आपका, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है असेप्सिस। ठीक है, असेप्सिस भी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी कंटामिनेशन है, कॉन्टाजिनेशंस है, या जो भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन है किसी भी सरफेस का, किसी भी बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, या किसी भी आर्टिकल इक्विपमेंट का, तो वो अपन उसको फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करते हैं। असेप्सिस का सीधा सा मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। अंडरस्टूड? अब ये एसेप्सिस जो है वो जुड़ा है किसके साथ में? मेडिकल एंड सर्जिकल, दो वर्ड है ये। देखो अगर तीनों शब्दों का आपको मतलब पता है ना, तो आप अच्छे से आपको पता लग जाएगा नाम आते ही। दो वर्ड के साथ जुड़ा है मेडिकल एंड सर्जिकल। तो मेडिकल का मतलब क्या होता है और सर्जिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो दोनों टर्म या दोनों वर्ड अपन ने यूज में लिए ना, वो ध्यान से समझना है। बता देता हूँ। देखो मेडिकल और सर्जिकल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट असेप्टिक टेक्निक्स है जो क्लिनिकल सेटिंग्स में रेगुलरली डेली बेसिस पर एक नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा या जितने भी हेल्थ केयर पर्सनल है उनके द्वारा काम में ली जाती है। कॉमनेस टेक्निक है। ठीक है, अगर आपको दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन पता नहीं है ना, तो आप जो क्रॉस इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, या कोई भी एनी अदर इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर दोगे। ठीक है, पेशेंट के अंदर भी कर दोगे और पेशेंट से खुद भी ले लोगे आप। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले तो अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है और सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है। तो देखो एक बेसिक डिफरेंस तो ये होता है दोनों के अंदर कि मेडिकल जो एसेप्सिस होती है वो अपन रूटीन प्रोसीजर के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप वार्ड के अंदर या किसी भी यूनिट के अंदर, जैसे आईसीयू के अंदर आप जा रहे हो, तो जो एक राउंड लेते हैं ना अपन, राउंड लेने से पहले और राउंड लेने के बाद में जो अपन हैंड वॉशिंग करते हैं उसको तो बोलते हैं अपन क्या? मेडिकल एसेप्सिस का सीधा सा मतलब है किसी भी नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर के लिए जो आप हैंड वॉशिंग टेक्निक काम में ले रहे हो, ठीक है, बिफोर अटेंडिंग द पेशेंट एंड आफ्टर अटेंड टू द पेशेंट। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या लेनी है? मेडिकल एसेप्टिक जो टेक्निक है वो आपको काम में लेनी है। पहली चीज तो ये। तो मेडिकल जो एसेप्सिस है उससे अपने क्या पता लगा यहाँ पे कि रूटीन प्रोसीजर के लिए ओनली। ठीक है, अब आप जैसे मान लो इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो पेशेंट के अंदर, सपोज दैट आपको बीडी करना है, टीडीएस करना है, ओडी करना है, तो अपन ट्रे तैयार करते हैं। सबसे पहले तो लोड करेंगे जो भी मतलब प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी इंजेक्शन है, ट्रे आप सेट करोगे। ट्रे सेट करने से पहले अपन क्या करते हैं? हैंड वॉशिंग करते हैं। ठीक है, हैंड वॉशिंग करके ये मान लो कि ईच एंड एवरी प्रोसीजर ऑफ केयर या ईच एंड एवरी टाइप ऑफ केयर आपको पहले भी हैंड वॉशिंग करनी है, बाद में भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक जो रिसर्च है या जो भी आपके डाटा हैं या क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जितने भी टाइप के आपके डाटा अब तक आए हैं, उन सभी डाटा का कंक्लूड ये है कि अगर अपन हैंड वॉशिंग अच्छे से कर लें तो मेजोरिटी ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने से अपन बचा सकते हैं। और ये इसका जो एक रेशियो होता है वो होता है लगभग 70 to 80% तक अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग को इसीलिए इंपॉर्टेंट माना गया है अपने मेडिकल और नर्सिंग फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डील जो होता है ना वो हैंड ही तो करते हैं भाई। सबसे डोमिनेंट पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है फॉर एवरी टाइप ऑफ केयर? आपके हैंड्स। और अगर हैंड्स आपके स्टेराइल हैं, क्लीन हैं,
मतलब फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हैं, तो आप क्या करोगे, प्रिवेंट कर लोगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन को या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। ठीक है, समझ गए। तो पहला एक तो ये हो गया मेडिकल, और दूसरा है सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक। तो सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक में भी अपन हैंड वॉशिंग ही करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो भी प्रोसीजर जिसके अंदर स्टेरिलिटी जरूरी है, स्टेरिलिटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब वहां पे 0% पैथोजेंस प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस नहीं होती है आफ्टर द सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। जबकि मेडिकल में चांसेस हैं कि वहां रह सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से जरूरी नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100% जाए, ठीक है, लेकिन मेडिकल और सर्जिकल सक्सेस में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे वो भी अपन तीसरा बेस जो पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, जो अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। दो डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको कैथेटराइजेशन करना है, पेशेंट की वुंड केयर करनी है, या ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे आपके ऑस्टमी जो होते हैं, उसमें कोलोस्टमी जैसे सबसे मेन होता है, तो इस टाइप के जो भी केयर है, मतलब वो बॉडी के पार्ट्स जो स्किन का जिनका ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब इंटेक्टनेस ऑफ स्किन वहां पे ब्रेक हो चुकी है, अगर उन सभी प्रोसीजर्स को आपको केयर करनी है तो आपको कौन सी हैंड वॉशिंग टेक्निक काम में लेनी है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो इससे एक ब्रॉड एस्पेक्ट ये भी आ गया कि साहब अगर मान लो अपन पेशेंट को केयर दे रहे हैं और अपन इंटरनल ऑर्गन्स को या इंटरनल सरफेस के थ्रू आउट नहीं जा रहे, तो अपन मेडिकल जो एसेप्टिक टेक्निक है वो काम में ले सकते हैं। और जहां पे भी इंटेक्टनेस ब्रेक हो गई है, स्किन की ब्रेक डाउन हो गई है, तो वहां पे अपने को क्या काम में लेना है, सर्जिकल। समझ में आ गया, आप गलती नहीं करोगे ना, ये माइंड में रखना हमेशा। दूसरा, आपके जो मेडिकल और सर्जिकल सेप्सिस है, इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट होते हैं या किल होते हैं, तो आपके मेडिकल में तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेनिक कौन से होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, इनमें डिफरेंस समझते हो आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? गलत। पैथोजेनिक मतलब नाम से क्लियर हो रहा है। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? पैथोजन, देखो पैथोजन एक वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं अपन पैथोजेनिक। और नॉन पैथोजेनिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन डायरेक्टली कोई भी डिजीज प्रोड्यूस वो नहीं करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। और पैथोजेनिक के अंदर जीनोम मटेरियल होता है जो एक डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। ये तो बेसिक सा डिफरेंस था बेटा, ये तो इसका तो आंसर आना चाहिए। तो समझ गए ना, मेडिकल आपके एसेप्टिक टेक्निक्स के अंदर जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होते, अगर होंगे तो कंप्लीटली नहीं होंगे, यहाँ पे गारंटी नहीं है नॉन पैथोजेनिक की, सीधा सा अगर मैं कहूँ तो। लेकिन आपकी सर्जिकल जो एसेप्टिक टेक्निक्स हैं वहां पे पैथोजेनिक भी और आपके नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंप्लीटली। अंडरस्टूड? एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस और सबसे मेजर डिफरेंस जो है कि इसके अंदर जो टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉशिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल हैंड वॉशिंग की, कि नॉर्मली अपन हैंड वॉश कैसे करते हैं। जब भी अपन कोई भी गंदगी अपन साफ करते हैं तो हमेशा क्या रूल फॉलो करते हैं, अपन ने पढ़ा है ना नर्सिंग के अंदर ही, कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड अपन क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैंड वॉशिंग के अंदर भी आपको जब मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग करोगे तब भी यही प्रिंसिपल फॉलो करना है कि लेस कंटामिनेशन से मोर कंटामिनेशन की तरफ आपका वाटर फ्लो होना चाहिए। भाई वाटर से तो करेंगे ना, बताएंगे बेटा। पहले तो मैं नॉर्मल हैंड वॉशिंग बता देता हूँ, नॉर्मल हैंड वॉशिंग क्या होती है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, हैंड को वॉश करते हैं। अब या तो हैंड भी वॉश कैसे कर सकते हैं अपन, या तो सोप की सहायता से कर सकते हैं। कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो हैंड वॉशिंग के लिए अपन काम में ले सकते हैं? आपका सोप,
विथ वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी अल्कोहल कंटेन्ड सॉल्यूशन हो सकता है आपका, ठीक है, या आपके हैंड रब भी हो सकते हैं, समझ गए। और जैसे ये है आपका अल्कोहल कंटेंट सॉल्यूशन, इनके अंदर आपके जितने भी टाइप के सैनिटाइजर्स हैं वो आ सकते हैं। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, सो विथ वाटर, या जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, वो अपन काम में ले सकते हैं। किसके लिए, हैंड वॉशिंग के लिए। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन घर पे भी हैं, तो घर पे खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले अपन क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो नॉर्मली रूटीन जो हैंड वॉशिंग है ना, वो 2 से 3 मिनट होनी चाहिए। अगर अपन किसी भी सोप के साथ में कर रहे हैं, या किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जैसे आपके रब, अगर हैंड रब भी अपन काम में ले रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल हैंड वॉशिंग भी कितनी होनी चाहिए, 2 to 3 मिनट्स की होनी चाहिए। नॉर्मल हैंड वॉशिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपने सैनिटाइजर से मान लीजिए हैंड आपकी क्लीन की है, वॉश नहीं की है वहां पे, ओनली क्लीन की है, ठीक है, तो क्लीन करते टाइम में अपन अल्कोहल कंटेंट सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं, जो नॉर्मली सैनिटाइजर के अंदर होता है, ठीक है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है आपकी 10 to 30 सेकेंड्स। जैसे मान लो सैनिटाइजर मैंने लिया, लेने के बाद में चारों तरफ जितनी भी सरफेस एंड की वहां पे अप्लाई किया, तो ये जो टोटल टाइम है ना किसका, एप्लीकेशन ऑफ द अल्कोहल बेस्ड या अल्कोहल कंटेंट सॉल्यूशन, ये 10 से 30 सेकंड तक का हो सकता है आपका, ठीक है, यानी कि आधे मिनट तक मैक्स से मैक्स, क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम होता है। इस टाइम के अंदर जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अल्कोहल कंटेंट सॉल्यूशन के अंदर भी क्या होता है, मेनली आपका एथिल अल्कोहल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एथिल अल्कोहल, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 70 to 80%। याद रखना, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो अल्कोहल जो कंटेंट सॉल्यूशन है उनके अंदर एथिल अल्कोहल होता है, कंसंट्रेशन कितनी होती है, 70 to 80% होती है। और जो सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है इनके अंदर भी होती है 70% अल्कोहल की। पोटेंसी का मतलब समझ गए ना, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो 70% अल्कोहल के साथ में आने वाले सॉल्यूशंस होते हैं, समझ गए, कोई डाउट यहां तक। ये तो नॉर्मल हैंड वॉशिंग की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि साहब मेडिकल जो आपकी हैंड वॉशिंग होती है वो क्या होती है। तो मेडिकल भी हैंड वॉशिंग एक प्रकार की हैंड वॉशिंग ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके, और वो अपन फॉलो करने होते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग, देखो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपनी जो टेक्निक्स होती हैं, सबसे पहले तो ये क्लीन टेक्निक होती है, स्टाइल टेक्निक नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर हमेशा अपने को क्या करना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ अपने को क्लीन करना है। और मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर हमेशा जो अपनी पोजीशन रहेगी वो ऐसी रहेगी, मतलब एल्बो आपके क्या रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे, ठीक है, और हैंड जो है आपके वो क्या रहेंगे, अपवर्ड रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है। और वाटर का फ्लो जो रहेगा वो कहां से रहेगा, आपके हैंड से एल्बो की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि मेडिकल अपन हैंड वॉशिंग करते हैं तब अपन ये प्रिंसिपल लेके चलते हैं कि आपका एल्बो पार्ट मोर कंटामिनेटेड है इन कंपैरिजन टू हैंड्स, ठीक है। तो जैसे आपने हैंड वॉशिंग करने की, अब अपन जो भी वॉश बेसिन होता है, जो भी आपके मतलब सोर्सेज है जो हैंड वॉशिंग के लिए वहाँ पे है मौजूद, तो टेप आपने ऑन कर दिया, वाटर वाला जो नल है वो ऑन किया आपने, जैसे पानी आया तो अपने को सबसे पहले तो पोजीशन अपनी ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी आपके पास में सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए सोप आपके पास में या हैंड रब आपके पास में, वो अपने को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में क्या करना है, अपने को अप्लाई कर लेना सभी जगह, ठीक है। और इनकी ये टेक्निक्स होती है, जैसे सबसे पहले अपने को क्या करना है, पाम को अपने रब किया, पाम को क्लीन किया, उसके बाद में दोनों थंब को अपन ने क्लीन किया, दोनों थंब के बाद में रोटेटरी मूवमेंट, इनवर्ड रोटेटरी मूवमेंट से आपको जितनी भी फिंगर डिजिट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है एंड फिंगर्स हैं उनको अपने को क्लीन करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन, सोप भी हो सकता है, हैंड रब भी हो सकता है, ठीक है। रबिंग द पाम ऑफ द बोथ हैंड्स, ठीक है।
विथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। ठीक है, एप्लीकेशन बता रहा हूं ओनली। ठीक है, उसके बाद में जो क्लीन करेंगे, क्लीन करना कहां से स्टार्ट करेंगे, पाम के बाद में आपके दोनों थम्स, थम्स के बाद में इंटर डिजिट्स ऑफ ऑल फिंगर्स। ठीक है, आफ्टर दैट एक हैंड की आपको जो हॉरिजेंटल मूवमेंट्स है, मतलब रोटेटरी मूवमेंट्स है प्लांटर सरफेस ऑफ द हैंड दोनों तरफ की। ठीक है, ये वाली सरफेस आपको क्लीन करनी है, ये अपने को ऐसे करनी है, ऐसे वाले दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद में जो आपके एंटीरियर एस्पेक्ट होता है हैंड्स का, ये होता है एंटीरियर एस्पेक्ट, इसको अपने को कैसे क्लीन करना है, ऐसे, ताकि आपके जो भी फिंगर टिप्स हैं, जो फिंगर टैप हैं, वो भी आपके क्लीन हो जाए। तो ये 6 टेक्निक्स होती है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग की, ये आपको कंप्लीटली करना है। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 to 3 मिनट्स टोटल। ठीक है, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन जहां से आपने स्टार्ट किया ना, जो भी आपके सॉल्यूशन है, चाहे सोप हो चाहे हैंड रब हो, वहां से लेके लास्ट जो भी आपका पार्ट है। ठीक है, अब मैंने अप्लाई कर लिया, सब जगह चला गया, उसके बाद में पानी शुद्ध होऊंगा ना मैं, तो पानी शुद्ध होऊंगा तो मेरा जो हैंड है वो इस पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, अंडरस्टूड, कोई डाउट। और इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 2 से 3 मिनट का। मतलब आपको घर पे हैंड वॉशिंग करनी है, वो भी एटलीस्ट 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए आपकी। तो ये होती है आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग। ठीक है, जो मेनली अपन जितने भी नॉन इंटैक्ट ऑफ स्किन वाले प्रोसीजर्स होते हैं, केयर्स होते हैं, उनके लिए अपने को काम में लेनी है। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे नॉर्मल राउंड्स अपन लेते हैं। ठीक है, टचिंग ऑफ द पेशेंट अपन लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों उसके अंदर आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इंजेक्शंस। ठीक है, या जो भी टाइम ड्यूरेशन आप स्पेंड कर रहे हो विद पेशेंट, तब भी अपने को काम में लेनी। कोई डाउट इसके अंदर? इमरजेंसी के अंदर पॉसिबल नहीं है तो बेटा आपको ग्लव्स एप्लीकेशन करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, वहां पे पेशेंट की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, मान के चलना। लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन पेशेंट इज मोस्ट वैल्यूएबल फॉर यू इन योर फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट। अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में देखो, जो भी इमरजेंसी लगती है सारे रूल रेगुलेशन सब बढ़ जाते हैं। वहां पे मैन पर्पज, मैन फोकस क्या होता है, सेविंग द लाइफ। ठीक है, तो वो अपने को भूल जाना है फिर तो ये चीजें हैं। बेटा तू हाथ धोने जाएगी या बचाएगी मरीज को, हाँ वो भूल जाते हैं वहां पे सब कुछ। अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना हेल्थ इमरजेंसी थी, तो उस टाइम में जितने भी नॉर्मल जो रूल रेगुलेशन तो होते हैं, लीगल लाइबिलिटीज होती है, सब आपकी क्या हो जाती है, साइड लाइन हो जाती है ऑटोमेटिकली। समझ गए, ऐसे अपने हेल्थ सेक्टर के अंदर, अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर भी अपने को यही मान। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना। जितनी भी मेडिकल हैंड वॉशिंग की टेक्निक है वो सब इंपॉर्टेंट है। और रोटेटरी मूवमेंट्स कैसे कर रहे हो, इनवार्ड है, आउटवार्ड है, प्लांटर, एंटीरियर सरफेस है, फर्स्ट में कौन सी लेनी, इसके सीरियल्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको, सीरियल वाइज ही क्लीन करना आपको, ये याद रखना। एक्चुअली में तो बेटा कुछ भी पॉसिबल, जैसे मैं हूं, मान लो मैं हैंड वॉशिंग कर रहा हूं, मुझे पता है ना ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं वही यूज करता हूं, क्योंकि जो चीज है वो है। अब वहां पे जैसे मान लो कई बार क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से अपन चीजें नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट वहां तक तो अपन करें ना जहां पे अपन खुद को प्रोटेक्ट करें, अदर्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी एफिकेसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें होती है। बाकी शॉर्टेज ऑफ टाइम, बर्डन ऑफ वर्क, ये कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अपन 100% नहीं कर पाते हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो अब एनएबीएस कंपलसरी कर दिया है, आने वाले टाइम में फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है उन पैरामीटर्स को, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ केयर मैटर करता आज। ठीक है, पहले केयर मैटर करता था, अब केयर के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड क्वालिटी ऑफ केयर मैटर करता है। समझ गए? अब नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग।
सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सर्जिकल जो हैंड वॉशिंग होती है वो एक स्टेराइल टेक्निक है। क्या है? स्टेराइल टेक्निक है। दूसरा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर अपोजिट करते हैं अपन, मतलब हैंड्स को मानते हैं कंटामिनेटेड, ठीक है, और एल्बो को मानते हैं लेस कंटामिनेटेड। तो जैसे मेडिकल हैंड वॉशिंग में ये टेक्निक थी, तो सर्जिकल में क्या होती है? ये टेक्निक होती है। मतलब आपके वाटर फ्लो कहां से? एल्बो से हैंड्स की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर वही मेडिकल जो आपके हैंड वॉशिंग टेक्निक है वही काम में लेनी है अपने को, ठीक है। यहां से लेके सबसे पहले जैसे यहां से क्लीन करते हुए अपन को लास्ट में हैंड को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, क्योंकि ये लेस कंटामिनेटेड होता है ड्यूरिंग स्टेराइल हैंड वॉशिंग टेक्निक। पहली चीज तो ये। दूसरा, जितने भी टाइप के स्टेराइल टेक्निक्स हैं वो आपके मेनली ओटी के अंदर लिए जाते हैं या वहां पे काम में आते हैं। ओटी जो फील्ड होता है ना अपना, मोस्ट स्टेराइल फील्ड होता है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर ऑपरेटिव प्रोसीजर किया जाएगा जिसके अंदर स्किन की जो इंटेक्टनेस है उसको ब्रेक करते हैं अपन, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो। आजकल लेप्रोस्कोपी के अंदर भी ब्रेक तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, समझ गए। तो अपने को जब सबसे मोस्ट जो स्टाइल फील्ड है वो ओटी को अपन मानते हैं, ओटी को अपने को मोस्ट स्टाइल रखना भी होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टाइल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि स्टाइल फील्ड क्या होता है। क्या होता है स्टाइल फील्ड? एक स्टाइल फील्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई बता सकता है? स्टाइल फील्ड किसको बोलेंगे? स्टाइल का मतलब ये है कि वो सबसे मोस्ट स्टेराइल फील्ड अपन उसको बोलेंगे जहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। दूसरा, जैसे ओटी के अंदर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे स्टेराइल फील्ड के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपकी क्या है? ये ट्रॉली है जो स्टेराइल है। सबसे पहले तो अपन इसको कवर करते हैं, ठीक है। कवर भी किसके साथ में किया जाता है? सीड्स, स्टेराइल सीड्स के साथ में, वो भी ऑलरेडी क्या है? स्टेराइल है, उससे कवर करेंगे अपन। फिर जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है अपन इसके ऊपर रखते हैं सीट बिछाने के बाद में, ठीक है। अब जो आपके इक्विपमेंट्स मैंने रख दिए हैं वो सारे क्या हैं? स्टेराइल हैं, समझ गए। दूसरा, जो भी आपके ट्रे हैं या ट्रॉलीज हैं, स्टेराइल फील्ड के अंदर भी इन ट्रेज ट्रॉलीज के जो एजेस होते हैं, मतलब जो किनारे जो होते हैं ना, वो अपन नॉन स्टेराइल मान के चलते हैं। मतलब यहाँ पे टच कुछ नहीं करना अपने को। जो भी आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप काम में ले रहे हो वो आपके एजेस ऑफ ट्रॉलीज, एजेस ऑफ ट्रॉली के साथ में जैसे मान लो ट्रे होती है आपकी, कुछ भी जो होता है वो उसको यहाँ पे टच नहीं करना है, जो ऑपरेटिव प्रोसेसर में काम आएगा। और आपको खुद को भी टच नहीं होना है, क्योंकि इसको क्या मान के चलते हैं ओटी के अंदर या स्टेराइल फील्ड के अंदर? अनस्टेराइल मानते हैं अपन इस पर्टिकुलर पार्ट को, एजेस को। दूसरा, जो भी स्टेराइल फील्ड है वहां पे किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल के द्वारा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो आपका, चाहे कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, किसी भी स्टेराइल फील्ड के अंदर वो बैक करके खड़ा नहीं हो सकता है। हमेशा उसको फ्रंट से फेस करना है, समझ गए। बैक करने से क्या होगा? कोई भी आपका क्लॉथ है वो टच हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट टच हो सकता है, और वो स्टेराइल फील्ड क्या हो सकता है? अनस्टेराइल हो सकता है, ठीक है। आप खराब कर दोगे पूरे फील्ड को। तो हमेशा फ्रंट मतलब फेस करके अपने को खड़ा होना है। दूसरा, ना तो अपने स्टेराइल फील्ड के सामने बोलना है, ना चीखना है, ना खांसना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? कंटामिनेटेड हो सकता है स्टेराइल फील्ड आपका, और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है, पूरी सर्जरी पोस्टपोन्ड हो सकती है। मान लीजिए इमरजेंसी सर्जरी है और आपने ऐसी गलती कर दी तो आपकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो अपन करेंगे, हालांकि अगर इमरजेंसी है तो उसके अंदर अपन वो चीज मैटर नहीं करेंगे, वहां पे अपन करेंगे, लेकिन सेप्सिस हो सकता है उससे, हाँ। तो आपकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ भी हो सकती है, तो ऐसी गलती अपने को कभी नहीं करनी है, ठीक है। हालांकि ओटी के अंदर जो भी जाते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, सारी चीजें बताई जाती है, अपन खुद भी प्रिपेयर होके जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस तो है नहीं रूटीनली, तो अपने से ये गलतियां हो सकती है, इसलिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो भी ग्लव्स अपन काम में लेते हैं ड्यूरिंग डूइंग ऑफ एनी प्रोसीजर इन स्टेराइल फील्ड, उस टाइम में अपने को या उस पर्टिकुलर
जो रिक्वायर्ड टाइम है, फ्रेम है टाइम का, उसके अंदर अपने को क्या करना है, जो भी ग्लव्स है उनको अंदर की सरफेस से टच करना है, आउटर सरफेस को हमेशा आपको स्टेराइल रखना है। ठीक है, आपको पता है ना ये तो, मतलब ग्लव्स कैसे पहनते हैं, हाँ, डोनिंग ऑफ ग्लव्स तो अपने को पता होना चाहिए। तो उसके अंदर इनर एस्पेक्ट से अपन पहनते हैं। ठीक है, एक हैंड में पहन लिया, फिर दूसरे हैंड की जो सरफेस होती है उसको भी अपन क्या करते हैं, नीचे से ही उठाते हैं, फिर उसको पहनते हैं, और लास्ट में अपने क्या करते हैं, ये जो सरफेस होती है ग्लव्स पहनने के बाद में पूरी कंप्लीटली स्टाइल होती है, इसमें अपन ओनली इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं। समझ गए। इसके अलावा आपको जो भी मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसके लिए एक मिनोमिक है, वो आप काम में ले सकते हो, और ये हमेशा ध्यान भी रखना है इसका, बी स्क्वायर ए क्यूब होती है। अब बी स्क्वायर के अंदर तो जैसे मान लो अगर मैं बी स्क्वायर ए क्यूब का बात करूं, तो बी स्क्वायर के अंदर जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आएगा बिफोर टचिंग एनी पेशेंट, आपको हैंड वॉशिंग करनी है। अब वहां पे रिक्वायर है अगर मेडिकल हैंड वॉशिंग तो मेडिकल करनी है, और अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग रिक्वायर है तो सर्जिकल करनी है। ठीक है, दूसरा आएगा बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, बिफोर टचिंग एनी पेशेंट्स और बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। और ए क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ए क्यूब के अंदर आएगा आफ्टर टचिंग पेशेंट। ठीक है, आफ्टर टचिंग सराउंडिंग्स ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, एंड थर्ड आएगा आफ्टर एक्सपोजर टू एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर टू एनी बॉडी फ्लूइड्स एंड risk of exposure to these। समझ गए। तो ये आपके एक पर्टिकुलर मिनोमिक्स है बी स्क्वायर ए थ्री, मतलब यहाँ पे मैथ्री काम में आ गई आपकी, तो ये हमेशा अपने को याद रखना है। अब बी स्क्वायर के अंदर तो ये जो बी फोर है ना, बस इसी के लिए बी स्क्वायर अपन ने काम लिया है, बी फोर मतलब पहले आपको क्या करना है, और ए क्यूब के अंदर तीनों आपके आफ्टर है वो आपको याद में रखना है। तो ये हमेशा अपने को जो भी अपनी मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस है उसके अंदर अपने को याद होना चाहिए, और जो भी आप दोनों के अंदर हैंड वॉशिंग करोगे उसके अंदर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे आपके हैंड वॉशिंग के टाइप बताए गए हैं इसके अंदर। तो मेनली 3-4 प्रकार की हैंड वॉशिंग होती है, दो तो अपन ने पढ़ी ली, तीन तो भाई, एक तो नॉर्मल हैंड वॉशिंग जो हैंड रब होता है अपन ने पढ़ लिया, मेडिकल हैंड वॉशिंग पढ़ लिया, सर्जिकल हैंड वॉशिंग पढ़ लिया। एक टाइप की हैंड वॉशिंग और होती है आपकी, जो सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर अगर मान लो आपको करनी पड़े तो आप क्या करोगे। तो उसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल वही आपको नॉर्मल 2 से 3 मिनट तक हैंड वॉशिंग करनी है। जो भी आपका सॉल्यूशंस हैं, जो भी पर्टिकुलर आपके मतलब सोर्सेज दिए गए हैंड वॉशिंग के लिए वो यूज में लेते हो। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि ये कब करनी है। तो जैसे मान लीजिए कैंप वगैरह लग रहे हैं, सोशल कैंप है या गैदरिंग है जहाँ पे सोसाइटी के साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये आउटर फील्ड होता है हॉस्पिटल सेटिंग से। तो सीधा सा मतलब ये हैंड वॉशिंग तो हर जगह अपने को करनी है, चाहे सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, घर हो, आपके हॉस्पिटल हो, एनवायरनमेंट, कोई सा भी एनवायरनमेंट हो, हैंड वॉशिंग हमेशा अपने को अपनी प्रैक्टिस के अंदर डालनी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और रह गई आपके, जैसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, जैसे मेडिकल में 2 से 3 मिनट तो होती है आपकी, तो कोई बता सकता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग में कितना होता है। जैसे 15 सेकेंड,
भाई तेरे को, तू जाएगा वहां पे सर्जरी करने के लिए, तेरे को बोल दिया जाए हैंड वॉशिंग करके 10-15 सेकंड में कर लेगा तो फिर मेडिकल के अंदर 2 से 3 मिनट होता है आपका टाइम, और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग टेक्निक होती है उसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होती है आपकी वो कितनी होती है, 3 से 5 मिनट, याद रखना ही है। हाँ, 3 से 5 मिनट। और अगर आप ओटी के अंदर हैंड वॉशिंग कर रहे हो, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो 10 मिनट तक आपकी हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। अगर 10 मिनट तक की है तो ही आपको वो स्टाइल टेक्निक के अंदर काउंट होगा वो, समझ गए। लेकिन होता नहीं है जनरली, प्रैक्टिकली नहीं होता है, और होना चाहिए लेकिन ये, अंडरस्टूड। अब कुछ प्रिंसिपल हैं आपके सर्जिकल हैंड वॉशिंग के जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि जैसे एक तो स्टाइल फील्ड को टच नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, हमेशा फेस करते हुए, फ्रंट अपने को सामने से देखते हुए सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। तीसरा, एजेस को अपने को क्या मानना है, अनस्टाइल मानना है। कफिंग नहीं करनी है, स्नीजिंग नहीं करनी है, ठीक है, बोलना नहीं है। और इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए अगर एयर फ्लो आ रहा है आपके स्टाइल फील्ड की तरफ, तो उस एयर फ्लो को भी आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, ज़्यादा एयर फ्लो भी नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये आपके मेडिकल और सर्जिकल जो एसेप्टिक टेक्निक्स है, सेप्सिस है, वो कंप्लीट हो गया।